देखो बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ओके, और चैप्टर है बायोटेक। ठीक है, बायोटेक। और बायोटेक में कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरू में बता दूं, समझो ज़रा। असल में बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 21st सेंचुरी की हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, एक बायो आ रहा है और दूसरा टेक्नोलॉजी आ रहा है। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना देना होता है। ठीक है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया हुआ चीज। क्योंकि बायो शब्द ही बताता है बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? प्लांट्स आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? एनिमल आता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जहां हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब है हम इससे प्लांट को यूज करते हैं, एनिमल को यूज करते हैं और माइक्रोनिज्म को यूज करते हैं डिफरेंट तरीके से, है ना। इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं और इसी को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ले जाके यूज में लाते हैं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रीज ले लो, चाहे आप इन्वायरमेंट ले लो, किसी भी सेक्टर में इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के लिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने के पहले एक चीज ध्यान रखना, हमें बायोटेक में पहले समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर। ठीक है, हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक। और बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कैपिटल बी और कैपिटल टी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, कैपिटल बी और कैपिटल टी के नाम से, शॉर्ट में इसे कैपिटल बी कैपिटल टी लिखना। अगर स्मॉल टी लिख दिया तो वो बीटी क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल टी लिख दिया तो वो बीटी क्रॉप हो जाएगा। फिर मैं अलर्ट कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के लिए एक शब्द आता है ना, साइटोलॉजी। तो असल में हम लोग यहाँ पर पहले पूरा साइटोलॉजी को करने वाले हैं, पूरी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी को करने वाले हैं। ठीक है, समझो जरा। ठीक है, जब तक आपको सेल समझ में नहीं आएगा, सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस समझ में नहीं आएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम समझ में नहीं आएगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझो जरा। साइटोलॉजी हम कहते किसे हैं समझना। देखो ऐसा होता है, साइटो का मतलब होता है सेल और लोगी का मतलब होता है स्टडी, यानी ऐसी स्टडी जहां पर हम कोशिका के बारे में यानी सेल के बारे में पढ़ते हैं। यानी ऐसी स्टडी जहां पर हम सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जब स्कूल टाइम में हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी उठाई थी, तो एक चैप्टर मिला होगा, आप लोग को याद होगा, 9th 10th स्टैंडर्ड तक आते आते, जिसको हम लोग असेल या दसेल करके नाम था। ठीक है, या फिर साइटोलॉजी करके लिखी थी। ठीक है, उसके पीछे एक रीजन भी है, क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। याद होगा, हमेशा सेल को जब डिफाइन किया गया तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कह के डिफाइन किया गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह के सेल को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो संरचना, क्रियात्मक, है ना, ये सब शब्द का यूज किया गया। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात ये होती है कैसे सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको जरा समझना। देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, तो हम सब जब पहले दिन अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है, जब पहले दिन हम लोग अपनी मम्मा की बॉडी के अंदर बनते हैं तो कैसे बनते हैं समझो जरा। देखो एक तरफ तो हो गया हमारे फादर, ठीक है, एक तरफ हो गया फादर, फाइन, और दूसरी तरफ हो गया क्या? मदर। एक तरफ हो गया फादर और दूसरी तरफ हो गया मदर। ठीक है, होता क्या है रिप्रोडक्शन के टाइम में, देखो मैं बता रहा हूं कि एक सिंगल सेल जो होता है वो लाइफ की यूनिट कैसे है। एक सिंगल सेल जो है वो लाइफ की यूनिट कैसे है जरा समझना। होता क्या है, पहले दिन एक तरफ हो गया फादर और दूसरी तरफ हो गया मदर। समझो होता क्या है, फादर की तरफ से मिलियन ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फादर की तरफ से लाखों की संख्या में स्पर्म्स आते हैं। जब भी हम लोग बनने वाले होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में,
तो फादर की तरफ से मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स बनकर आते हैं, पहली चीज। लेकिन मम्मा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फंक्शनल एग होता है। मम्मा की तरफ से केवल और केवल एक ही फंक्शनल एग होता है। और आपको मैं बताऊं, किसी फीमेल में एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग होता है जो करीब करीब आता है, ठीक है, यानी एक ही एग कहने का मतलब है। और इसका सीधा मतलब है कि लाखों की संख्या में भी स्पर्म होकर, ठीक है, फ्यूज एक ही एग से करते हैं, क्योंकि मम्मा की तरफ एक महीने में एक ही फंक्शनल एग होता है, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि जब पहले दिन हम लोग बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के होते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और जाइगोट जो होता है कितने सेल का होता है, वो एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो पहले दिन जो हम लोग बनते हैं वो एक सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका नाम है जाइगोट। फाइन। होता क्या है, ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है मम्मा की बॉडी के अंदर। मम्मा की बॉडी के अंदर हम सब जब डेवलप होते हैं धीरे धीरे, यही सेल धीरे धीरे डिवाइड और रिडिवाइड होता है, आगे चल के टिश्यू बनाता है। धीरे धीरे टिश्यू डेवलप होते हैं और ये आगे चलकर ऑर्गन बनाते हैं। धीरे धीरे यही ऑर्गन, जैसे हमारी किडनी बनने लगती है, हमारे लिवर बनने लगते हैं, हमारे स्किन बनने लगते हैं, यही चीजें धीरे धीरे आगे चलकर अपने सिस्टम को चलाते हैं। जैसे हार्ट आया तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, किडनी आया तो एस्कुलेटरी सिस्टम हो गया। कहने का मतलब है धीरे धीरे कर यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं। और यही सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते रहते हैं जब हम पैदा होते हैं, और उसको हम कहते हैं बच्चा लाइफ, उसको हम कहते हैं लाइफ। और इस तरीके से एक लाइफ बनकर तैयार हो जाती है एक सेल से, जो पहले दिन हम लोग की मम्मा की बॉडी के अंदर एज अ जाइगोट के फॉर्म में हम लोग बनते हैं। और ये पूरा का पूरा जब हम बनकर तैयार होते हैं, मम्मा की बॉडी से आते हैं, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यानी 3 किलोग्राम का एक शरीर बनकर मम्मा की बॉडी से बाहर निकलता है, जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका सीधा मतलब है एक सिंगल सेल से चलकर पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से पूरी बॉडी बनी है। और इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग भ्रूणीय विकास का समय यानी गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये जो जेस्टेशन पीरियड है, इसमें जो पूरा समय लगता है वो 9 मंथ और 6 या 7 डेज का होता है। ओके, यानी किसी मम्मा की बॉडी में किसी बेबी के डेवलपमेंट होने में 9 महीने से 6 और 7 दिन का जो समय लगता है, ये जो पूरा टेन्योर है, ये गेस्टेशन पीरियड है। और यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि एक सिंगल सेल जो है वो चलकर एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है। अब बोलो, जो मैंने आपको बोला था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वो यहाँ पे प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। एक सिंगल जाइगोट से पहले दिन जो हम मम्मा की बॉडी के अंदर बने हैं, 9 महीने 6-7 दिन के अंदर चलकर हम सब एक पूरे मल्टी सोलर बॉडी बनकर मम्मा की बॉडी से बाहर आ रहे हैं। मान लो 3 किलोग्राम का बच्चा जो पैदा हुआ है, ये देखो इस तरीके से सेल हो गया। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको बनाते जाना मेरे साथ साथ, जो लोग ये सुन रहे हो बनाते जाना, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग चलते हैं सेल के अंदर, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल कई तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 ही तरह के सेल देखना है, ठीक है। देखो, एक जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल्स, एक जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल्स, एक जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल, ओके, प्रोकैरियोट सेल। और दूसरा जिसको हम कहते हैं यूकैरियोट सेल, दूसरा जिसको हम कहते हैं यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो पहला हो गया प्रोकैरियोट सेल और दूसरा हो गया यूकैरियोट सेल। इधर देखना। अच्छा, एक बात और मुझे बताना चाहिए था, सुनो जरा, ठीक है। क्या बताना चाहिए था? बताना ये चाहिए था कि यहाँ पर जो लाइफ आती है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है, एक जीव बनकर तैयार होता है, जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं। अगर हम उनको सेल की स्टडी पर बेस अगर उनकी स्टडी करें, अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स के सेल के नंबर पर जाकर उनकी स्टडी करें, तो यहाँ कई तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ऐसा जीव जो कि एक ही सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। फिलहाल हम, यानी कहने का मतलब है, जो प्लांट या जो एनिमल की बात करते हैं, जो प्लांट या जो एनिमल की बात करते हैं, वो प्लांट और एनिमल जनरली जो है वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। देखो, हम लोग भी कैसे बनकर आते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन वहीं पर अगर आप अमीबा की बात करो, है ना, बैक्टीरिया की बात करो, इस तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, तो आपको एक सेल की जीव होते हैं ये लोग, ठीक है।
तो वही मैं कह रहा हूं कि जीवों को अगर हम देखा जाए, ऑर्गेनिजम्स को, तो सेल के नंबर के हिसाब से ऐसे भी पढ़ा जाता है, दे आर यूनिसोलर, दे आर मल्टीसोलर। हाँ, हम लोग लेकिन किसके अंदर आते हैं? मल्टीसोलर में। या पेड़ पौधे किसके अंदर होते हैं? मल्टीसोलर में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ो, हम यहां बात कर रहे थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल में डिफरेंस। देखो ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या क्या डिफरेंस है देखते चलो। प्रोकैरियोट सेल जो है, ठीक है, ये एक प्रिमिटिव सेल है। लिखते जाना जो मैं बता रहा हूं, सुनते जाना। एक प्रिमिटिव सेल है या एक बेसिक सेल है, बहुत ही बेसिक सेल है। प्रिमिटिव सेल है, बेसिक सेल है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोट सेल काफी एडवांस सेल है, एडवांस सेल है। और एडवांस के साथ साथ जैसे ये बहुत ही प्रिमिटिव हुआ, ये जितना ही सिंपल सेल है उतना ही ज्यादा यूकैरियोट जो सेल होते हैं उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल माने जाते हैं, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। यानी इनमें फीचर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले मिलेंगे, है ना, काफी एडवांस सेल होते हैं। और सुनो, अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स पर जाएं, बेटर है कि पहले ना हम इनके एग्जाम्पल्स ही जान लें, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल बता दूंगा तो ये सीधा समझ में आ जाएगा कि जो मैं फीचर बता रहा हूं वो किन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो इसमें आ जाता है तुम्हारा बैक्टीरिया, इसमें आ जाता है तुम्हारा बैक्टीरिया, इसमें आ जाता है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इसमें आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। इसमें आपको मिल जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जांपल लिखते रहना। वहीं दूसरी तरफ जब हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप चुपचाप प्लांट्स लिख दो और एनिमल्स लिख दो। यानी प्लांट्स और एनिमल सेल जो होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो दे आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट सेल्स। ओके, दे आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट सेल्स। आगे बढ़ो। ओके, दे आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट सेल्स। अब सुनो, और यहां पे कुछ बातें बताता हूं। देखो, जब हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट सेल की बात करते हैं, सी हियर गाइस, ओके, जब हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या है, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट में जो यूकैरियोट सेल हैं, यानी पौधे और एनिमल के बारे में बात हो रही है, इनमें डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूं। जो डिफरेंट तरह के सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे मान लो बच्चों गोल्जी बॉडीज है, जैसे गोल्जी बॉडीज है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉट इट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे लाइसोसोम है, जैसे प्लास्टिड है। ये जो सेल ऑर्गेनेल इस तरह और भी हैं, ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल इस तरह के, ये आपको जनरली यूकैरियोट सेल में नहीं मिलते हैं, गॉट इट। ये वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो यूकैरियोट सेल में नहीं मिलते हैं। लेकिन यही सेल ऑर्गेनेल अगर आप देखो तो यूकैरियोट सेल में मिलते हैं, गॉट इट, ये मिलते हैं। लेकिन यही चीजें देखो तो आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिलता चला जा रहा है, ठीक है। और सुनो, और सुनो, जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, यानी कहने का मतलब इन ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, प्रोकैरियोट सेल जो इन ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो या तो लेस डेवलप मिलेगा, या तो लेस डेवलप मिलेगा, और या तो फिर ये पूरी तरह से आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जनरली, है ना, नहीं पाया जाता है। लेकिन वहीं जब आप यूकैरियोट की बात करते हैं, जैसे पौधों की बात करो, एनिमल्स की बात करो, न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, गॉट इट। न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। तो न्यूक्लियस इज व्हाट, दिस इज अ वेल डेवलप, ये आपको अच्छी तरह से डेवलप न्यूक्लियस यहां पर मिलेगा, गॉट इट, वेल डेवलप होता है। और आगे आपको लिए चलते हैं, देखते चलो, देखते चलो। यहां पर जो होता है, यहां पर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है।
राइबोसोम भी एक्चुअल में एक सेल ऑर्गेनेल है जो 70s यूनिट का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन बच्चा वो 80s यूनिट का होता है। यानी यहां पर जो राइबोसोम है वो 80s यूनिट का राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट सेल में। तो प्रोकैरियोट में हो गया 70s राइबोसोम और यूकैरियोट्स में 80s। एक्चुअल में क्या होता है, एस जो होता है ये एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। और ये ना एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से मेजर की गई एक वेट होती है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टाइप के शब्द को यूज करते हैं। फिलहाल जनरल स्टडीज में हमें इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो जैसे हम मास को मेजर करते हैं तो कहते हैं ग्राम है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं कहते हैं मीटर है, उसी तरह से यहां पर जो हम यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं वो एस यानी स्वेडबर्ग की बात करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 70s, ये हो गया तुम्हारा 80s, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट्स, ठीक है। और सुनो, प्रोकैरियोट्स में एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन वहीं यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, वहीं यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये चीजें अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते और हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सुनो बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ये देखो इतने सारे पॉइंट्स आपने अभी लिखे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जहां जहां जरूरत होगी वहां हम लोग हिस्टोन के बारे में बात करेंगे, रुको अभी, ठीक है। ये देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का पूरा डिफरेंस पढ़ा है। अगर मैं एक बात पूछूं कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट का मेन डिफरेंस क्या है, फिलहाल इतने सारे डिफरेंस है तो मेन डिफरेंस में तो एक को ही मानना पड़ेगा ना। तो वहां पे याद रखना, न्यूक्लियस का वेल डेवलप, लेस डेवलप या एब्सेंट, ये फीचर जो है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच का मुख्य अंतर है, यानी मेन डिफरेंस है। क्या बता, अभी तक यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं मेन डिफरेंस क्या है या क्या है। तो अगर भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, मेन डिफरेंस में याद रखना कि ये इसके हो गए मेन डिफरेंस, ठीक है ना। एवरीबॉडी क्लियर, न्यूक्लियस का होना और ना होना, ठीक है। हो सकता है चारों ऑप्शन आपके पेपर में सही दे दे, बोले इसमें मेन बताओ, तो मेन वाले केस में फिर ये हो जाएगा और उस समय यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि चारों सही में से ज्यादा बेहतर कौन होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस पर यूपीएससी नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या पता यूपीएससी इस तरह के प्रश्न भी दे दे, ठीक है। चलो अब देखो, एक काम करना है। अभी हम लोगों ने कौन सा सेल यहां देखा है, यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल में आपको क्या दिख रहा है, एक तो प्लांट सेल दिख रहा है, एक एनिमल सेल दिख रहा है। अब एक काम करते हैं ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं भैया, इनमें क्या डिफरेंस है, जो कि दोनों के दोनों यूकैरियोट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग छोटी सी डालते हैं। एक तरफ हमने लिखा प्लांट सेल, एक तरफ हमने लिखा प्लांट सेल, और वहीं दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, दिस इज द एनिमल सेल। दूसरा हमने लिख दिया व्हाट इज इट, दैट इज द एनिमल सेल। अब जरा देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ऐसा है कि अगर मैं ये पूछूं, ये बताओ, ये जो मेरी स्किन देख रहे हो, ठीक है, ये सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है। पता है, जो स्किन होती है बच्चा, वो ना सेल है ना टिश्यू है, वो एक पूरा ऑर्गन है, पता है, ये पूरा अंग है। और आपको ये पता होना चाहिए, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन है तो कौन सा है, वो स्किन है। और आपको पता है हमारी बॉडी में लगभग 14% यानी 14%, 1/4 हमारी स्किन का वेट होता है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है जो 100 किलो का है, तो मान के रखना लगभग 14 किलो तुम्हारा स्किन है। तो विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो अपनी आंख से इसको देख रहे हैं ना, ये एक ऑर्गन है। लेकिन एक बात बताऊं, एक सिंगल सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आपकी नेकेड आई से नहीं दिखेगा। इसके लिए बहुत ही हाई रिजोल्यूशन के पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टाइप वाला, है ना, है ना, उस तरह के माइक्रोस्कोप वाला। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाता हूं, यानी हाई रेजोल्यूशन पावर वाला एक फोटोग्राफ। उससे आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, किसी सेल के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करना। इधर देखो बच्चों, ये हो गया एक सेल, देखते जाओ, ये देखो, ये हो गया एक सेल, बनाते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, ये हो गया एक सेल। किसी सेल में सबसे बाहर जो होता है वो क्या मिलेगा, सेल वॉल। किसी सेल में सबसे बाहर जो होगा वो क्या मिलेगा, सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक नीचे जो दूसरी लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो एक हो गया सेल वॉल, उसके ठीक नीचे हो गया सेल मेम्ब्रेन। और सुनना,
यहाँ जो सेंटर में मिलता है, सेंटर में हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंटर में हमें क्या मिलता है? सेंटर में हमें मिलता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में होता है वही जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सुना होगा, यही क्रोमोसोम होते हैं जिसको XX और XY कहते हैं, जिसकी वजह से फादर और मदर होती है, XY और XX क्रोमोसोम। ठीक है, और यहीं पर देखो इन्हीं न्यूक्लियस पे यहाँ पर बहुत सारी चीजें और है। ये देखो यहीं पर एक ये देखो सेल ऑर्गेनेल है, इस तरह से पिक्चर बनाता है किताबों में, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब शॉर्ट में लिखेंगे, एक बार मैंने पूरा नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया है। ठीक है, यहां तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, यानी यहां देखो सरफेस पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, और सुनो, यहां पर बहुत सारे और भी सेल ऑर्गेनेल, जैसे ये देखो, ये क्या बच्चों? ये आपका हो गया पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, ये हो गया बच्चा क्या? गोल्जी बॉडीज। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक सेल ऑर्गेनेल आपको बना के दिखा दूं कि ये देखो ये सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती है। और सोचो, एक सेल आप देख नहीं सकते हो अपनी आंख से, कितना ज्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे। और सुनो, यहीं पर आपको मान लो गया, ये हो गया, इसको हमने कह दिया लाइसोसोम। ये मान लो हमारा हो गया प्लास्टिड, ये हो गया प्लास्टिड। इस तरह करते करते, और यहीं पर आपको एक बात बताऊं, यहीं पे देखो, है ना, यहीं पर देखो एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है। इस लिक्विड मटेरियल, ये देखो लिक्विड मटेरियल भरा होता है। इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग सेल के अंदर क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बच्चा साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये हो गया पूरे के पूरे एक सेल का स्ट्रक्चर। और ये जो सेल का स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोपिक भी होता है, जो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोप से दिखता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, इसी पर बेस्ड होकर मैं आपको कुछ डिफरेंस बता रहा हूं प्लांट्स एंड एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर मैं इस पिक्चर को यूज करूंगा। पहली चीज सुनो, जो प्लांट सेल होता है उसका जो आउटर लेयर होता है, सबसे बाहर जो चीज पाई जाती है वो एक्चुअल में सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति वगैरह इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, सेल वॉल ही रखिए। तो आउटर लेयर जो होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन यहां पर एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, पहली चीज। वहीं जब हम प्लांट सेल में इनर लेयर की बात करते हैं, जब हम प्लांट सेल में जाकर इनर लेयर की बात करते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि भैया देखो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनर लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहां पर अगर अब बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर लेयर होता है। यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक आउटर लेयर होता है। इसका सीधा मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, बट डिफरेंस ये है कि प्लांट में ये इनर लेयर होता है और एनिमल में ये बाहर लेयर होता है। शायद आपको पता होगा, है ना, आप ऐसे काफी बच्चे जिनके पास मेरी किताब है इस समय। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल का डिफरेंस उन्होंने ये पूछा भी था इस बारे में, उस पर भी हम लोग आगे अभी बात करेंगे। रुको अभी और आगे चलते हैं। इधर देखो प्लांट सेल में, इधर देखो प्लांट सेल में प्लास्टिड जो होता है वो पाया जाता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो यहाँ मिलेगा, पर एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलता है। इस बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। लाइसोसोम जो होते हैं ये या तो लेस होते हैं प्लांट में और या तो फिर एब्सेंट होते हैं, लेकिन हाँ एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में ये अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम का क्या फीचर है उस बारे में भी आगे बात कर लेंगे। और सुनो, पौधों में वैक्यूल पाए जाते हैं, वैक्यूल्स, रिक्तिका वगैरह इंग्लिश में, हिंदी में शुद्ध बोलते हैं। और सुनो, एनिमल्स में भी वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल्स दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है समझो। वैक्यूल जो है प्लांट्स में वो लार्ज साइज का होता है, और इसीलिए लेस इन नंबर होता है, यहां तक कि इनकी संख्या 1 हो सकती है ना। वैक्यूल जो होते हैं प्लांट्स में बड़े आकार के होते हैं और इसीलिए एक संख्या में होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन एनिमल्स में जो वैक्यूल होते हैं बच्चा,
वो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और यहाँ मेनी इन नंबर्स होते हैं, एंड दे आर मेनी इन नंबर्स, मेनी इन नंबर्स। आपको पता है 2020 के प्रीलिम्स में जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उसमें एक ऑप्शन ये दिया था और एक ऑप्शन उन्होंने यही दिया था। और ये क्वेश्चन भी आपको मेरी ही साइंस टेक वाली बुक जो आपको मैं कह रहा हूं इसमें ठीक से लिखाया है। आपको बायोलॉजी में भी जितना बायोलॉजी पढ़ना था बायोटेक के बेसिक में मैंने आपको लिख दिया, सेल बायोलॉजी और जीन्स वाले जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स, ठीक है, ये है। एक टॉपिक और लिखूंगा, एक चीज और बताऊंगा, जो पौधा होता है उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है पौधों के अंदर, उसका नाम होता है बच्चा स्टार्च। लेकिन जंतुओं में जो एनिमल होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन। तो पौधों में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसका नाम है स्टार्च, और एनिमल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। एनिमल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसका नाम है ग्लाइकोजन। ओके एवरीवन, उसका नाम है ग्लाइकोजन, ये चीज पे ध्यान रखना। तो पौधों में हो गया स्टार्च और एनिमल्स में हो गया ग्लाइकोजन। अब देखो यहां पे भी एक क्वेश्चन होता है, अच्छा ये रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या होता है? देखो रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फूड जो इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टोर है वो किस फॉर्म में? पौधों के अंदर स्टार्च और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन। देखो ऐसा होता है, मान लो अगर मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन खाना ना खाऊं तो मैं मरूंगा नहीं, मेरा जो ग्लाइकोजन है वो मुझे एनर्जी दे रहा होगा। भगत सिंह के साथ एक शख्स थे जो फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था जतिन दास, 60 दिन से ज्यादा वो जिंदा रहे। इसका सीधा पर्पस था, कहने का मतलब है कि देखो उनका ग्लाइकोजन अच्छा खासा उनकी बॉडी में उनको हेल्प किया उतने दिन तक सरवाइव करने के लिए। इसी तरह बच्चा पौधा है, मान लो पौधा 4 दिन तक सनलाइट नहीं होती है, 10 दिन नहीं होती, पौधा मर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर है और वो उसको एनर्जी देगा, उसको बचा के रखेगा, वो उसको एनर्जी देगा और उसको बचा कर रखेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है, वो उसको बचा कर रखेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और समझो, यहां पे एक चीज और समझाता हूं, वही चीज जैसे मैंने आपसे बोला, ये बताओ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच क्या डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अभी तक यूपीएससी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ रहा है मेन डिफरेंस करके। डिफरेंस तो आ गया है, मेन डिफरेंस, तो वहां पे ध्यान रखना। उस केस में आप ये मारना कि भैया देखो यहां पर सेल वॉल का होना और ना होना इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मैंने आपको बता दिया प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस। और आगे चलते हैं। ओके, अब अच्छा एक बात बताओ, ये जो यहाँ सेल बना हुआ है, यहाँ देखो, ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? आपको खुद दिख रहा होगा प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बाहर बच्चा सेल वॉल दिख रहा है, यहाँ देखो प्लास्टिड दिख रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि मुझे इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को एनिमल सेल बनाना है, हर किसी को दिख रहा है, तो हर कोई ये बोलने वाला कि सर देखो इतना तो हम समझ रहे हैं, आप यहाँ से प्लास्टिड हटा दो, चलो भाई, और सर एक काम करो यहाँ से आप सेल वॉल हटा दो, चलो भाई। अगर ये दो चीजें हट गई तो अब ये प्लांट सेल की जगह क्या बन गया? ऑफकोर्स ये बन गया बच्चों एनिमल सेल, ये बन गया आपका एनिमल सेल, ठीक है। इस तरह की चीजें जरा समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। और ये बेसिक साइंस है, और वैसे भी बायोटेक को समझने के लिए पहले बेसिक का बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? आपको ये क्रोमोसोम पता है नहीं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है पता है नहीं, डीएनए के अंदर डीएनए बेस पेयर के अंदर जीन होता है, जीनोम सीक्वेंस होता है पता है नहीं, और आप जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट पढ़ रहे हैं। असल में क्या है, कुछ लोग अंधभक्त हैं इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, बेसिक कुछ आता जाता है नहीं, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताओ कि डीएनए बेस पेयर सीक्वेंसेस से हम लोग किस चीज के बारे में पता लगाते हैं, और उसको वो आज भी, आज की जनरेशन में भी 2024-25 में आकर भी एग्जाम देते समय उसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, करंट अफेयर्स ही पढ़िएगा जिंदगी भर, इसीलिए आप साइंस टेक में 15 में से 2 क्वेश्चन कर पाते हैं करंट अफेयर्स के। वो लास्ट में जो 100 पन्ने वाली मैगजीन आती है ना, वो आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि साल भर आप साइंस टेक में कुछ नहीं पढ़ते हैं, और अंत में जाकर आप 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार बनेगा, ठीक है, इस बार बनेगा। और सोशल मीडिया क्या है भैया? सोशल मीडिया में तो आपको बता दूंगा, आपको बताऊंगा मैं,
नेट न्यूट्रलिटी का टाइम है कि देखो यहाँ पर जितना आप पैसा दे दोगे सोशल मीडिया को उतना वो आपके वीडियो को प्रमोट कर देगा। और आज की जो जो नई जनरेशन है वही थोड़ी ना देखती क्वालिटी क्या, वो देखती भैया व्यू कितना है। उनको ये पता नहीं है कि 500 रुपया में फेसबुक पे अगर पैसा लगा दो तो 1 लाख व्यू हो जाता है। ये एक नया तरीका है जो सिस्टम चल रहा है। हम तो भैया चवन्नी ना लगाए, साफ साफ बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, उसी अच्छा हम पढ़ाने में दिमाग लगाते हैं। वैसे भी सिलेक्शन 700 बच्चों का होता है, पूरे इंडिया में 50 लाख लोग बच्चे तैयारी करते हैं। देखो इंडिया में 20 शहर में तो मैं खुद जाता हूँ, नामी गामी संस्थाओं में मैं पढ़ाई देता हूँ, और मैं ये खुद देखता हूँ कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चल क्या रहा है, ठीक है। चलिएगा, आइए, पर चलिए हर किसी का बिजनेस है, चलने दीजिए। इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। सबका धंधा चलना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हर किसी की डेस्टिनी है, आप कहाँ जाते हैं। चलिए अब सुनो, हम लोग एक एक चीज को पकड़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं बच्चा सेल वॉल को। चलो सेल वॉल को, सेल वॉल को चलो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से, स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। इधर आ जाओ। देखो सेल वॉल जो है सबको पता है, प्लांट में जो होता है वो सबसे बाहर की लेयर होती है और एनिमल सेल में होती ही नहीं है। तो पहला तो यही समझ में आ गया। और सेल वॉल अगर आउटर लेयर है तो सबको समझ में आ सकता है कि सेल का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है। भैया सेल जो होगा स्फेरिकल होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, किस फॉर्म में होगा, ये एक तरह से सेल का स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि बाहर की दीवार है ये। और दूसरा, अगर ये बाहर की दीवार है तो पक्का अंदर की चीजों की सुरक्षा रखता होगा। जैसे जहां मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, स्टूडियो में बाहर दीवार है और ये अंदर जो एसी हो चला के रखा है, उसका टेम्परेचर सब कुछ बैलेंस रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाहर से अंदर की सुरक्षा कर रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। ये चीज तो आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं सेल वॉल को इस तरीके से। अगर हम सेल वॉल के बारे में देखें तो ये किस चीज का बना होता है, ठीक है। सेल वॉल का अगर आप कंपोजिशन देखोगे, आप देखो ना, जब आप पौधा खाते हो, कोई पौधे का कोई पार्ट खाते हो तो पक्का कहते हो देखो हमने प्रोटीन खाया, फैट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, बहुत तरह का। तो भैया पौधा भी तो किसी चीज का बना होता होगा, जिस चीज का आप लेंगे वही खाएंगे, वही आपका फूड होगा। एग्जैक्टली। तो पौधे के सेल वॉल जो होते हैं एक्चुअल में किसका बना होता है? पौधे के सेल वॉल में सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है बच्चों वो होती है सेलुलोज की। लेकिन हाँ, सेलुलोज जो होता है वो मेन कंपाउंड होता है सेल वॉल का। लेकिन सेल वॉल में इसके अलावा और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे हेमी सेलुलोज मिलता है, जैसे हेमी सेलुलोज मिलता है, जैसे लिग्निन मिलता है, जैसे पेक्टिन मिलता है। इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपके पेपर में 2020 में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला भैया पौधा जो होता है वो सेलुलोज जैसे सेल वॉल से मिलकर बना होता है। इस चीज को वहां और उन्होंने ऐड कर दिया था। ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था बच्चा, इस वाले में उन्होंने सेलुलोज को भी जोड़ दिया था। तो बात तो सही है, ठीक है। और ये तो मेन होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का। लेकिन सेल वॉल में आप देखो, आपको लिग्निन भी है, आपको पेक्टिन भी, और चीजें भी हैं, इनका भी अलग अलग काम है। अब ये चीजें डिपेंड करती हैं जिस हिसाब से पौधे को जैसी जरूरत, उस हिसाब से पौधे के अंदर इस तरह के इंफॉर्मेशन। आपको पता है लिग्निन जो होता है ये काफी हार्ड होता है, सख्त होता है, मजबूत होता है। इसीलिए अगर सेल वॉल में लिग्निन है तो वो पौधे को ज्यादा स्ट्रेंथ देता है उसके सेल वॉल को। यानी लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। यानी जो प्रोवाइड स्ट्रेंथ है ना, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल। तो ये आपके सेल वॉल को बहुत ही मजबूती देता है। गॉट इट? तो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, ये चीज ध्यान रखिएगा। गॉट इट? तो लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल, ठीक है। आपको पता है लिग्निन अगर किसी पौधे में ज्यादा है तो लिग्निन ज्यादा मजबूत होने से एक दिक्कत है। देखो इसका फायदा क्या है, पौधे के सेल वॉल काफी मजबूत होगी। इससे नुकसान क्या है? जो पेपर पल्प इंडस्ट्री होते हैं, याद रखना, जो पेपर पल्प इंडस्ट्री होते हैं, यानी जिस पेपर पल्प इंडस्ट्री, आपको पता होना चाहिए है ना, जो कागज बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वो ऐसी लकड़ियों को, ऐसे पौधों को प्रिफर करते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ लिग्निन कंटेंट बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर लिग्निन होगा तो उस पे पेपर बनाने में जब उसको हम सड़ाएंगे, गलाएंगे तो नहीं होगा, उसकी लुगदी गुदी नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए जनरली जिस पेपर में अगर आपको अच्छी क्वालिटी का पेपर चाहिए तो उस पौधे से बनेगा वो पेपर जहां लिग्निन कम है। और जहां घटिया क्वालिटी, क्योंकि हम लोग रफ पेपर वगैरह भी करते हैं, उसमें लिग्निन की मात्रा ज्यादा होगी। तो लिग्निन कहीं ना कहीं पेपर की क्वालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और है सेल वॉल में, जिसका नाम है पेक्टिन। असल में क्या होता है आपको बताऊं, सेल वॉल में कई लेयर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शियरी, कहीं कहीं क्वाटरनरी, और अंत में जाके एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक सेल है, ये मान लो एक और सेल है, ठीक है, ये मान लो एक और सेल है, और ये मान लो एक और सेल है। असल में इन सेल में एक ऐसा सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, ये सेल डी है, और इसके बीच का एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसको भी हम सेल वॉल के अंदर की एक लेयर बोलते हैं। इसको एक्चुअल में हम लोग बच्चा मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। तो सेल वॉल के अंदर बहुत सारी लेयर होती है, जैसे प्राइमरी लेयर, जैसे प्राइमरी लेयर, जैसे सेकेंडरी लेयर, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे टर्शियरी, और कुछ केसेस में आपको क्वाटरनरी भी मिल सकते हैं, और क्वाटरनरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। और उसके बाद नीचे जाकर आपको क्या मिलता है? उसके बाद सबसे नीचे जाके आपको मिलता है मिडिल लैमेला। उसके बाद आपको मिलता है मिडिल लैमेला। मैं इसी मिडिल लैमेला की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट एक सेल का दूसरे सेल के साथ सीमेंटिंग पार्ट होता है, जिसकी वजह से दो सेल एक दूसरे से उसी लेयर से जुड़ते हैं। ये असल में मिडिल लैमेला जो होता है बच्चा, वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अब पेक्टेट का मतलब यही जो लिखा हुआ है, क्या? पेक्टिन, पेक्टिन। और जानते हो ये कैल्शियम पेक्टेट जब फ्रूट राइपनिंग होती है, जब फल पकता है, तो ये क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। यानी एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग, है ना, मिडिल लैमेला डिसॉल्व। और अब देखो हम तुमको बताते हैं, सीधा कहने का मतलब है इसीलिए मिडिल लैमेला डिसॉल्व, इसीलिए कहते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रूट राइपनिंग। इसीलिए होता क्या, जो फ्रूट होता है हार्ड होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए जो फ्रूट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब समझ में आया? जो आम होता है वो पकने के पहले हार्ड क्यों होता है? उसमें मिडिल लैमेला होता है। और पकने के बाद सॉफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि मिडिल लैमेला घुल जाता है, और मिडिल लैमेला घुल जाता है तो फ्रूट जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ये लॉजिक है बच्चों। जो कि पैक्टिनेज करके एक एंजाइम होते हैं, पैक्टिनेज करके वो क्या होता है? वो बनता है और मिडिल लैमेला का पेक्टेट घुल जाता है, और उस वजह से फ्रूट जो होता है सॉफ्ट हो जाता है। तो ये फ्रूट राइपनिंग के लिए इसको थोड़ा सा जोड़ा जाता है। फिलहाल सेल वॉल के बारे में हमने बोला, ये स्पेशली जो होता है इसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। कुछ चीजें वैसे भी मैं कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब में डेमो के फॉर्म में डालता हूं, और इस सीरीज में भी मैं कुछ वीडियोस इनको डेमो के फॉर्म में डाल रहा हूं। बाकी कोर्सेज के लिए मैंने आपको साफ साफ बोला है, जाकर आप पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर ये सारे कोर्स ले लें। ये सारे कोर्स आपको पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। और मैंने बोला है कि जो आईफोन यूजर्स हैं जिनको दिक्कत हो रही है, वो माई इंस्टीट्यूशन करके एक ऐप है, वहां चले जाएं। माई इंस्टीट्यूशन करके ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें TVKKQ एक कोड है, इसको यूज करेंगे, सीधा आपको पूर्वांचल IAS एप्लीकेशन मिल जाएगा, सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बीच बीच में मैं आपको ये चीजें बता देता हूं, ओके। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट को ठीक से कर लो तो 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर मैं बता देता हूं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग सिर्फ करंट अफेयर्स कह के छोड़ देते हैं। लास्ट में 765 आता है, कोई इधर उधर का कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नोट आता है, कुछ भी, और उसी के 100 पन्ने के नोट्स पे भगवान भरोसे चलते हैं। 100 पन्ने का साइंस टेक और 60-70 पन्ने का इन्वायरमेंट। ये 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आइए, देखो सेल वॉल के बारे में एक बात और बता दूं, सेल वॉल को हमेशा डेड नेचर का बोला जाता है। तो ये सेल वॉल जो होता है, दे आर डेड इन नेचर, है ना, डेड इन नेचर। डेड इन नेचर का मतलब होता है, असल में क्या होता है, ये हमारे सेल के अंदर के ATP को यूज नहीं करते हैं। और जो बच्चे साइंस थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको पता होगा ATP बंडल ऑफ एनर्जी के लिए यूज होता है फिजिक्स में, और इन्हीं को बायोलॉजिकल साइंस में भी यूज करते हैं। यानी ये सेल वॉल जो होते हैं ये सेल के अंदर की ऊर्जा का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इनको डेड इन नेचर कहा जाता है। और इसीलिए जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरह से परमिएबल होता है, यानी पारगम्य होता है। कोई भी चीज अंदर आए या कोई भी चीज अंदर से बाहर जाए, ये पूरी तरह से परमिएबल होते हैं। कुछ भी अंदर आए या कुछ भी बाहर जाए, लेकिन हाँ ये प्रोटेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर के लेयर है। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन करते हैं क्योंकि ये बाहर के लेयर होते हैं। ये शेप देते हैं क्योंकि ये बाहर के लेयर होते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये शेप देते हैं क्योंकि ये बाहर के लेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के लेयर होते हैं। चलो,
सेल वॉल से जुड़े जितने भी ए टू जी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है मैंने आपको बढ़िया से करा दिया है, पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। अब बच्चों हम आपको लिए चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन सबको पता है कि प्लांट्स में अंदर की तरफ होता है और एनिमल्स में बाहर की तरफ होता है। प्लांट्स में क्या है, नीचे की तरफ है, एनिमल्स में क्या है, बाहर की तरफ है। सुनो, सेल मेम्ब्रेन का भी काम क्या होगा, दो चीज तो आप पहले बोल सकते हो, ये भी अगर एनिमल है तो बाहर का शेप देगा और क्या देगा, अंदर की चीजों की सुरक्षा करेगा, सेल के अंदर की, ठीक है, वो चीज कॉमन हो गई। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, देखो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, लिपिड होता है और सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये मैंने ना एक ऑर्डर बता दिया, नहीं जाना इस पिंग और लिपिड्स और क्या क्या उस मॉलिक्यूलर लेवल पे। प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। जनरली सेल मेम्ब्रेन में ऐसा होता है, एक्सेप्शन का केस छोड़ दीजिए, ठीक है। जनरली आपको सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिलेगा, ओके, लिपिड्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। पता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनको हम कहते हैं दे आर लिविंग इन नेचर, ये लिविंग नेचर के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जनरली सजीव प्रवृत्ति के होते हैं। सजीव प्रवृत्ति को इसलिए मैं बोल रहा हूं लिविंग नेचर, पीछे मैंने सेल वॉल को डेड बोला था, ठीक उसका उल्टा, क्योंकि सेल के अंदर की ऊर्जा यानी एटीपी को यूज करते हैं और ऊर्जा और एटीपी को यूज करने की वजह से इन्हें हम सजीव यानी लिविंग भी कहते हैं। और एक चीज और बता दूं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों वो लिविंग होने की वजह से सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सेमी परमिएबल होता है। ये क्या होता है, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल, चीजों को चेक कर कर ही अंदर आने देता है, चीजों को चेक कर कर ही अंदर आने देता है, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल, फाइन। ये हो गया आपके सेल मेम्ब्रेन का। और सबको पता है एनिमल सेल का बाहर लेयर होता है और पौधों में भी पाया जाता है और अंदर की लेयर होती है, ठीक है। चल, इवन जो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे फिनोमेना है ना, जो हम लोग आगे बात करेंगे, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस तो आप लोग वाटर प्यूरिफायर में बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस पे मैं आपको आगे बताऊंगा मिसलेनियस टॉपिक में। यही वाटर प्यूरिफायर में आरओ यूज होता है। अभी देखो ना, 3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। अब बताओ, ये भी तुम करंट अफेयर्स बोल रहे हो और आपको पता है रिवर्स ऑस्मोसिस भी तुम लोग करंट अफेयर ही बोलोगे, जबकि घर के अंदर आरओ तुम 20 साल से लगा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस विषय को विषय बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। आपको मानना है मानो, ना मानना हो ना मानो, इधर आओ। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी। क्या है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में मिलेगा, पौधों में भी मिलेगा और एनिमल्स में भी मिलेगा। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक्चुअल में देखो माइटोकॉन्ड्रिया जुड़े बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बेंडा का नाम आता है, अल्टमान का नाम आता है, शिम है ना, अल्टमान का नाम आता है, कई लोगों का नाम आता है इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। फिलहाल यूपीएससी में साइंटिस्ट वाइंस इसके नाम का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो बेंडा का नाम आता है, अल्टमान, ये ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया को समझने में, खोजने में किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया हर किसी को पता है, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लास में आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं इसका आंसर खुद देने के लिए, कोई बात नहीं, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी नहीं होती। यही वो चीज है जो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बनाने का काम करती है हम सबके शरीर के अंदर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी यूकैरियोट्स के अंदर, यानी पौधों और जंतुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करता है, यानी कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाता है, उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना। यानी बैक्टीरिया वगैरह में आपको वायरसेस वगैरह के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर, यहाँ पर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि दे डू नॉट हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ध्यान रखना।
ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक बड़ी स्पेशल फीचर है जिस पे हम लोग आगे टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है और डीएनए के अंदर ही होते हैं बच्चा क्या, जीन्स। इस बारे में आपको आगे समझ विकसित हो जाएगी जब मैं इसके आगे के लेक्चर में पहुंचूंगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जीन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीन पहुंचने के लिए हम लोग इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे, रुको अभी। ओके, ये हो गया डीएनए और जीन्स। फाइन, और सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें ग्रेना होता है, सॉरी ऑक्सीजोम्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है इस पे हम लोग को नहीं जानना है। ग्रेनास्टोमा तो उधर, सॉरी प्लास्टिड वास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में दिखेगा, ठीक है, इधर आइए, ठीक है। थाइलाकोइड्स होते हैं, वो सारी चीजें उसमें छोड़िए, है ना। F1 पार्टिकल्स होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आते हैं दोस्त प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया तो फिलहाल आपको दोनों में मिला, पौधों में भी मिला और जंतुओं में मिला, लेकिन हाँ प्लास्टिड के बारे में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सर दे आर ओनली अवेलेबल इन प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब सुनो, असल में होता क्या है समझो जरा। प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड जनरली होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा बच्चा जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया और क्रोमोप्लास्ट हो गया। असल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर हरे कलर का पिगमेंट होता है ना, कलर वर्णक, जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से ये हरे रंग का होता है और इसी वजह से पौधों की पत्तियां भी जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो पौधे होते हैं, आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिलहाल ये बायोलॉजी का पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। दे सिंथेसाइज द फूड मटेरियल। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं, दोज स्टोर्ड फूड मटेरियल, दोज स्टोर्ड फूड मटेरियल, दोज स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, है ना। ये डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, फाइन। और ये जो होता है फूड मटेरियल पौधों में प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, पौधों में स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, और या फिर किसी लिपिड के फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमने बोला दाल के अंदर प्रोटीन होता है, तो ठीक है ना, दाल के अंदर सेल के अंदर प्लास्टिड का ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, ऐसे कह लो। ये इस तरह से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो पौधों को स्पेसिफिक कलर देते हैं। क्या करते हैं, पौधों को स्पेसिफिक कलर देते हैं। जैसे एक बात बताता हूं, या उसके किसी पार्ट को, जैसे मैंने कहा बताओ, टमाटर जो होता है, टोमेटो का रंग जो होता है वो रेड क्यों होता है, उसके पीछे सीधा कारण स्कूल टाइम भी किताबों में लिखा गया, 8, 9, 10 की किताबों में लिखा गया, भैया शुरुआत में टमाटर जो हरे रंग का होता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और जब टमाटर भोजन पूरा बना लेता है, फूड बना लेता है, तब वो चला जाता है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होने की वजह से ही जो टमाटर का रंग होता है बच्चा, वो रेड कलर का होता है। गॉट इट, वो रेड कलर का होता है। अरे ये हो गया आपका प्लास्टिड के बारे में फीचर्स। और आगे चलते हैं, ओके, ये हो गया आपका प्लास्टिड के बारे में फीचर। प्लास्टिड के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला हम लोग बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक, इसको शॉर्ट में आप ER कहते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो पोर्टर का नाम आता है, इन्होंने इसको खोजा वोजा था, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो स्टेट पीसेस में कहीं कभार आ जाता है तो बोल देता हूं, यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं किसी वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हुआ। फिर देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसे दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहीं जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड में मदद करता है, हेल्पफुल करने में, बनाने में। लेकिन वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के निर्माण में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब यहां पर एक चीज देखो, मैंने अभी आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, यहां देखो दोस्त, इधर देखो, इस सेल के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सर एकदम दिख रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम है। इसका सीधा मतलब है इस राइबोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? आइए, इसमें इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है? इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगला सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, देखो राइबोसोम जो होता है ये भी दोनों, ये तो फिलहाल प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। और मैंने एक बात बता दूं, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप बोलोगे सर अभी आपने ये बातें पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बोली थी। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बोला था, ठीक से समझो, यही तो प्रॉब्लम है। ये सिर्फ हेल्प करता है, जैसे मैं आपके लिए आपका एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूं, क्योंकि मैं आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर रहा हूं, यानी आपके जितने टीचर्स हैं वो सब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आप जितने भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो सब अपने आप को राइबोसोम समझे, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। इसका सीधा मतलब है कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। गॉट इट? इनडायरेक्टली सर अपनी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं सारी दुनिया के अध्यापकों की बात कर रहा हूं, चलिएगा, है ना? इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी ठीक है, राइबोसोम कई तरह के होते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं, 80S टाइप के पाए जाते हैं। बचपन में हम लोगों ने इसकी यूनिट पढ़ते थे भैया, 50S, 30S, 60S, 40S, सेंटीमीटर, ये सब नहीं जानना है, इस पे दिमाग मत लगाइएगा। राइबोसोम के बाद अगला सेल ऑर्गेनेल आइए जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों लाइसोसोम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगला सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है? लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम के बारे में भी एक साइंटिस्ट का नाम आता है, डी डुबे का नाम, ठीक है? डी डुबे का नाम। फिर लेकिन डी डुबे तो जानना है नहीं, यूपीएससी में साइंटिस्ट का कोई लेना देना है नहीं। लाइसोसोम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूं, इवन यूपीएससी के लिए भी। और मैं उसी लेवल पे आपको लाइसोसोम के बारे में बताने भी जा रहा हूं। लाइसोसोम भी देखो प्लांट्स में भी मिलता है और एनिमल्स में भी मिलता है। जनरली आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे। हाँ, प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम बहुत कम मात्रा में होते हैं, या तो हो सकता है कि एब्सेंट भी हो। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉर्मल कंडीशन में, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉर्मल कंडीशन में, याद रखना, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है? कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जिस एंजाइम का नाम है बच्चा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नॉर्मल कंडीशन में लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। अगेन आई रिपीट, नॉर्मल कंडीशन में लाइसोसोम जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है? और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इवन इसका पीएच अगर जाके चेक करोगे तो करीब करीब 5 के आसपास आता है। तो सर एसिडिक पीएच तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और वैसे भी आपको बताऊं, अगर किसी चीज को एसिड में डालो तो पिघल जाता है। अरे वो सुनते होगे तुम लोग, अक्सर एक आध बार सुनने में आ जाता होगा, कितनी दर्दनाक घटना, एसिड सर्वाइवल। जो बहनें हैं बेचारी या कुछ इस तरह की हादसे कर उनकी लाइफ में हो गए, तो देखो उस केस में क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है जो जल जाती है। यानी एसिड ऐसा होता है जो हमारे स्किन के प्रोटीन वोटीन को भी जला देती है। ये मैं समझाने का, फिलहाल एग्जाम्पल बहुत गंदा हो गया, सॉरी, अच्छा एग्जाम्पल, फालतू सब छोड़ो, इधर फालतू बात कुछ नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ो, इधर आओ, इधर देखो, ये मान लो एक सेल है, इधर देखो ये एक सेल है, समझो जरा लाइसोसोम का काम। लाइसोसोम का, मैंने लाइसोसोम का नॉर्मल काम बता रहा हूं, नॉर्मल फंक्शन लाइसोसोम का सुना, ठीक है? लाइसोसोम का नॉर्मल फंक्शन सुनो क्या कर रहा है, जरा समझो बच्चों।
लाइसोसोम का नॉर्मल फंक्शन सुनो, असल में क्या होता है देखो, नॉर्मल फंक्शन लाइसोसोम क्या क्या है, ये एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है, मतलब इससे एक एंजाइम निकलता है जिसको आप थोड़ा टेक्निकल भाषा में हाइड्रोलिटिक नाम बोल दीजिए। और ये एंजाइम जो होता है इसका अगर पीएच चेक करोगे तो किस नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी इसका पीएच करीब करीब आपको कितना मिलता है, पीएच आपको मिलता है 5। कितना मिलता है इसका पीएच, 5 मिलता है। अब जरा समझो, होता यह है कि मान लो अगर कोई पैथोजन, अब पैथोजन किसको कहते हैं, पैथोजन कहते हैं बच्चा हम लोग किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट को, क्या बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैथोजन के नाम से जानते हैं, जो बीमारियां देते हैं। होता क्या है देखो, ऐसा है, मान लो कोई बैक्टीरिया है, मान लो कोई वायरस है, मान लो कोई माइकोप्लाज्मा है, माइकोसीटस है, कुछ भी है, कुछ भी इस तरह के, चलो बहुत कॉमन वायरस बैक्टीरिया मान लेते हैं। ये बताओ वायरस और बैक्टीरिया किसके बने होते हैं, पता है, वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन वगैरह के ही बने होते हैं। अगेन रिपीट, वायरस और ये बैक्टीरिया जो होते हैं, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, माइकोसीटी, ये सारे के सारे, स्पाइरोकीटस, ये सारे के सारे बच्चा प्रोटीन वगैरह के ही बने होते हैं। अब जरा समझो मैं बैकग्राउंड में प्रोटीन प्रोटीन क्यों बोल रहा हूं। अब मान लो ये हमारा लाइसोसोम है, ये हमारा बच्चा क्या है, लाइसोसोम है ना, ये है लाइसोसोम। सब देख लो, बायोटेक का बेसिक चल रहा है, अभी हम पहुंच जाएंगे अपने खूबसूरत टॉपिक में। कहां, न्यूक्लियस, जिसके अंदर मिलेगा क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा क्या, डीएनए, डीएनए के अंदर मिलेगा क्या, जीन, और सारे जीन के सम को क्या बोलेंगे, जीनोम। रुक जाओ, बड़ा मजेदार टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या है, जीन तो समझ में नहीं कर रहे हैं डीएनए के अंदर कहां है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अरे तुम लोग ना इस सब्जेक्ट को मारे हो, कचड़ा बना के रख दिए हो। कोचिंग इंडस्ट्रीज में भी बायोटेक स्टार्ट, बायोटेक खत्म, यहां बायोटेक का जीन समझते नहीं है, और जीनोम करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म करके और 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर देखिए, ये है लाइसोसोम। सुनो अभी, सुनो अभी, इधर आओ, है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे चल क्या रहा है, पीपीटी बन गया, लक्ष्मीकांत 5 घंटे में खत्म। बार बार मैं कहता हूं, लक्ष्मीकांत का मैराथन सुबह से 14 घंटे। अरे प्रभु, एक लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आप टॉपर से जाके पूछिए, वो अपना साल बिता देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना तुम्हारी तरह, वो समझते हैं। और जब तक आप विषय को समझोगे नहीं, बकलोल कहते हैं हमारे गांव में, है ना, घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए। कोई बात नहीं, 6 साल इतना जल्दी बीतता है, पता नहीं चलता है। आइए आइए, इधर आइए, चलो छोड़ो ये सब, फिर वही बोलूंगा मैं, हम सब की डेस्टिनी है, ठीक है, सब डेस्टिनी है। कहाँ किसकी लाइफ में क्या मिल रहा है, चलिए, इसमें कोई ऊपर वाला नीचे वाला क्या हम बोले, सब डेस्टिनी है। चलिए, अब ये मान लो बच्चा एक बैक्टीरिया वायरस है जो तुम्हारा सेल के ऊपर आया है, और मान लो यही बैक्टीरिया वायरस है जो सेल के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई जीवाणु विषाणु का अटैक हो गया मान लीजिए, तो जीवाणु विषाणु भी तो बच्चा कोई सेल ही का बना है ना, तो ये खतरनाक वाले सेल हो गए, ये खतरनाक वाले सेल हो गए। अच्छा, अब सुनो, होगा क्या, ये लाइसोसोम आएगा इसके पास, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। समझो जरा, अब लाइसोसोम क्या करेगा, अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन शुरू कर देगा, और धीरे 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 ये जो प्रोटीन होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, और लाइसोसोम सेल के अंदर जाके मर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है बच्चा इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटो का मतलब होता है सेल, और सिस टर्म जो आया है वो लिसिस से आया। लिसिस का मतलब होता है डेथ, यानी सीधा मतलब हो गया ये जो जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया वायरस है, ये हमारे सेल के अंदर मार दिए जाते हैं लाइसोसोम से, और हमारे शरीर को बचाता है कौन, किसी जीवाणु विषाणु से, हमारा लाइसोसोम। किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस की मदद से। यही लाइसोसोम ऐसा भी होता है कि सेल के बाहर आ जाता है, यहां उठाकर वो अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और इस बैक्टीरिया वायरस को बाहरी मार देता है, और बाहरी मार देता है, अब आपके सेल को फिर सुरक्षा करता है। यहां पर ये चीज बाहर होती है, इसलिए इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फिर भाई, एक्सो का मतलब इस बार बाहर कर दो, यानी आउटसाइड। बच्चा, साइटो का मतलब कर दो सेल। एक बात बताओ, बैक्टीरिया वायरस भी किसका बना होता है, सेल का बना होता है। और सिस का मतलब फिर हो गया डेथ। इसका सीधा मतलब है कि लाइसोसोम नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के सेल की सुरक्षा करता है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, चाहे वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू हमें बचाए या फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बचाए। ये लाइसोसोम का एक नॉर्मल फंक्शन है, याद रखना। यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब चीजें हैं। आप चौवा और चिड़िया का नाम मत पढ़िए, ठीक है, इसी में लोग खुश हैं। आइए, असल में है क्या ऑनलाइन में, वो देखो स्वर्ग की सीढ़ी है, पता है कि स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है, लेकिन वो देखो स्वर्ग की सीढ़ी है। इसी में 5 लाख लोग वीडियो देख रहे हैं क्योंकि उसका थंबनेल ऐसा बना हुआ है, ये स्वर्ग की सीढ़ी है।
ठीक है ना, ये यूपीएससी की सीढ़ी। अरे प्रभु लगा लो दिमाग, लगा लो। अगर ऐसा होता तो आज हर रिक्सिया चाय ये सब पढ़ने और चलाने वालाने वाले लोग सब आज जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे सब आज कलेक्टर हो गए होते। आधे घंटे में यूपीएससी, 16 घंटे में लक्ष्मीकांत। कुछ लोग तो मेरी किताब को अपने नाम से भी पढ़ा रहे हैं। ये भी एक अजीब माहौल है, लेकिन चलो ये सब ठीक है। आइए अब सुनो, अब सुनो। ये तो रहा बच्चा नॉर्मल केस। और सुनो नॉर्मल केस, अब यहां पर एबनॉर्मेलिटी क्या है जरा समझो। कभी कभी लाइसोसोम एबनॉर्मल हो जाता है, तो सर इसमें कुछ विकृति आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। एग्जैक्टली। और यही जो लाइसोसोम हमारा जो रक्षक था वो भक्षक बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चा ऑटोलिसिस। ऑटो का मतलब होता है इटसेल्फ और लिसिस का मतलब होता है डेथ। यानी कहने का मतलब है यही लाइसोसोम बिना किसी काम के, बिना किसी बैक्टीरिया वायरस के सेल के आने के बदले ही ये अगर अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन शुरू कर दे तो होगा क्या, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ये सेल जो था, भैया हमारे शरीर का सेल भी प्रोटीन वोटीन का बना है, हमारा सेल खुद ही मर जाएगा। और इसी वजह से, इस एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हम लोग लाइसोसोम को बचपन से सुसाइडल बैग बढ़ते आए हैं। लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आया था क्यों। अब मैं ये पूछूं, ये बताओ सुसाइडल बैग के कारण कौन सी प्रॉब्लम हुई। तो यहां पर सुसाइडल बैग की वजह से जो प्रॉब्लम हुई आपको बताऊं, कुछ कैंसर टाइप की बीमारियां हैं जो देखी गई। एक नीमेनपिक डिजीज है, नीमेनपिक डिजीज है, ये ब्रेन में देखा गया। ये ऐसी बीमारियां हैं जो लाइसोसोम की इस तरह की एबनॉर्मलिटी की वजह से हम लोगों को हो जाती हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोगों को हो जाती हैं। ये है आपका कैंसर, ये आपका नीमेनपिक। ये सारी की सारी चीजें सुसाइडल बैग के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ओके, ये सारे के सारी जो चीजें हैं सुसाइडल बैग के एग्जाम्पल में आती है। ये एक चीजें आज भी कहीं ना कहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ, यूपीएससी पूछेगा लाइसोसोम पर तो भैया इसको ना पहले नॉर्मल कंडीशन पूछेगा, फिर एक दो स्टेटमेंट में एबनॉर्मल पूछेगा, फिर एक दो स्टेट में कैंसर वैंसर टाइप की बीमारियों के बारे में पूछेगा, तब जाके लगेगा वो यूपीएससी का क्वेश्चन। स्टेट पीछे में भैया कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सुसाइडल बैग है, तो आंसर मार देते हैं क्या, लाइसोसोम। ठीक है, आंसर मार देते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गया लाइसोसोम। अब सुनो, यहीं पर अब देखो हम लोगों ने क्या कर डाला। इधर आओ बच्चों, ए इधर आओ, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा मित्र, आ जाओ, आ जाओ। देखो देखो, आप लोग ना थोड़ा मेरी क्लास में हो, ठीक है, और थोड़ा ना मैं सीरियस हो, ये थोड़ा न्यूक्लियर एनर्जी चलाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ए रुक जाओ, तो थोड़ा तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे एक्चुअल में जो ड्रामा वामा होता है ना, वो थोड़ा हम उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। ओके, आइए इधर देखो, ये हारे एक मिनट, ए इस स्ट्रक्चर पे इधर देखो। ओहो, एक मिनट और, सॉरी बच्चों, इधर देखो, ये देखो, ये जो ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन कहाँ जा रहा है, ये देखो दिमाग में कुछ और चल रहा है, निकल कुछ और। ये सेल का स्ट्रक्चर, ये बताओ हम लोग क्या पढ़ लिए। सर हम लोग यहाँ पर देखो सेल वॉल पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, लाइसोसोम पढ़ लिए, प्लास्टिड यहाँ से हटा दिया, प्लास्टिड पढ़ लिए। गोल्जी बॉडीज हमारे काम का नहीं है, कुछ स्टेरॉइड के बनाने में काम करता है, वो भी छोड़ दिया। जो कैमिलो गोल्जी करके एक बंदा था, उसने इस चीज को ढूंढा था, ठीक है। इसमें सब काम का हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बच जाती है वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही है बच्चों जिसके अंदर तुमको मिलेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही है जिसके अंदर मिलेगा डीएनए, डीएनए के अंदर ही मिलेगा बेस पेयर सीक्वेंस, बेस पेयर सीक्वेंस के अंदर एक सेट मिलेगा जिसको कहेंगे जीन, और सारे जीन के संख्या के योग को बोलेंगे जीनोम। और यहीं पर हम लोग को जानना होगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड। अगर हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझेंगे तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग वाला आरएनए वाला क्वेश्चन एकदम सर के ऊपर निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं पीटीजीएस, और इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट जीन का कंसेप्ट या जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा 2018 में, ठीक है ना, आरएनए इंटरफेरेंस, जहां पर एग्जाम में जाकर आप लोगों का मुंह खुल गया था। क्यों? क्योंकि आप तो करंट अफेयर्स पढ़कर गए थे, आपको बताया ही नहीं गया दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए
है ना, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कॉमर्शलाइज हुआ था। कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी कैलजीन, जिसने बनाया था, और एफडीए ने उसका अनुमति दी थी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ने। प्रभु वो आरएनए पर ही बेस्ड हुआ था, और ये 2018 का न्यूज नहीं है, ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट 2 डिकेड पहले की बात है। पर प्रॉब्लम फिर वही बात हो गई कि ये चीजें आपने कभी पढ़ी ही नहीं। घबराइए नहीं, फ्लैश एट टोमेटो हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, और अगले लेक्चर में थोड़ा सा आपको आरएनए में पढ़ा भी दूंगा। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस में, और यहां पर मिलेंगे आप, और अगला लेक्चर होने वाला है थोड़ा लंबा। ठीक है, बढ़िया से करेंगे। अब उसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उस लेक्चर को हम बीच में नहीं रोक सकते हैं। हो सकता है 2.5 घंटा भी लग जाए, वो हम देख, क्योंकि वो लेक्चर ऐसा कमाल का लेक्चर है जहां पे आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। जीन वाला, डीएनए बेस्ड पेयर सीक्वेंसेस, जीनोम सीक्वेंसिंग वाला वो आएगा। 4 क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में जीनोम सीक्वेंसिंग पे पूछा हुआ है। मैं सिर्फ 2011 से 2024 तक की बात कर रहा हूं, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन यहां पर अगली हेडिंग जो पढ़ने वाली है, जो अगली हेडिंग पढ़ने वाली है, वो पढ़ने वाली, मैं डाल ही देता हूं ना अगली हेडिंग। अगली हेडिंग जो पढ़ने वाली है वो है न्यूक्लियस, जिसके खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। और इसी के बाद हम लोग यहां पर आ जाएंगे न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें बताऊंगा, ब्रेन ऑफ सेल, बाकी चीजें क्रोमोसोम्स। तो चलो बच्चों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, पूर्वांचल IAS को एप्लीकेशन को जरूर ले लीजिएगा अपने मोबाइल फोन में, बहुत काम की चीज है। और ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर वीडियो मैं थोड़ा बनाता कम हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन से ज्यादा फेस टू फेस करता हूं। लेकिन ऑनलाइन इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म में पीछे मैं क्लासेस लेता था जहां पे बहुत पुराने वीडियोस हैं। आज भी वो लोग बच्चों को गुमराह करते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि उस जमाने में वेब के 2.0 पेजेस हुआ करते थे, 3.0 तो बाद में आया, NFT तो बाद में आई। और दिक्कत क्या है, आप नई चीजों को नहीं पढ़ पा रहे। असल में है कुछ नहीं, सब सोशल मीडिया मार्केटिंग का चीज है, इसलिए हम लोग थोड़ा फेस टू फेस में बच्चों से सीधा जुड़ते हैं। और ऑनलाइन में एक चीज और मजेदार है, जो क्वेश्चन ना है उसका आंसर धीरे से स्किप कर दीजिए। फेस टू फेस में तो बच्चा क्लास में टीचर को जलील कर देगा। ठीक है ना, चलिए फिलहाल ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए, हर चीज अपना अपना है। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, और उसी ऊर्जा के साथ अगली बार का चैप्टर बहुत मजेदार है। लंबा मुझे पता नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा कहां पर है। और खूब सारे 2-4 क्वेश्चन भी यूपीएससी के लगे हाथों सामने ही करा दूंगा।